जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हैवानियत से खौफ खाता था, वहीं औरंगजेब अफजल खान के डर से अपनी जान बचाकर भागा था। और उसी अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 मिनट में ठोका था। अफजल खान को मारने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम बादशाह नहीं बचा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को रोक सकता था। सैकड़ों सालों से चल रही मुगलों की गुलामी को चीरते हुए इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं का एक अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहे, तब तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र की धरती पर अपने कदम नहीं रखे। इतना जबरदस्त खौफ औरंगजेब के अंदर शिवाजी महाराज का बैठा हुआ था। पर दुर्भाग्यवश 3 अप्रैल सन 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर देहांत हो गया। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब बड़ा खुश होकर हिंदुस्तान जीतने का सपना देखने लगा। वो सोचने लगा, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूं। अगर दखन से इन मराठों का सफाया कर दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए तुरंत अपनी लाखों की सेना लेकर वो दखन में जा उतरा। पर औरंगजेब इस बात से बेखबर था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नंगी तलवार लेकर मुगलों का काल बनकर खड़े थे। जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़े, मराठों ने मुगलों के मस्तक उतारने शुरू कर दिए। जिसके बाद गोवा में पुर्तगीज, मैसूर में चिकादेवराय, कोंकण में सिंधी, बन्हाणपुर, नासिक, औरंगाबाद में मुगल, एक साथ 12 सल्तनतों को संभाजी महाराज ने मौत के घाट उतारा। संभाजी महाराज के इन भयानक हमलों से औरंगजेब बौखला उठा। कहीं ये मराठे हर हर महादेव की ललकारें देकर दिल्ली पर ना टूट पड़े, ये सोचकर उसका दखन में सांस लेना तक मुश्किल हो गया। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज से इतना ज्यादा डर चुका था कि वो एक भी युद्ध में उनके सामने नहीं आया। पर अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान पराक्रमी योद्धा को मुगलों के हाथों कैद होना पड़ा। और 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक यातनाएं देकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी। संभाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब को लगा, अब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म। अब जल्द ही दखन को जीतकर दिल्ली वापस चला जाऊंगा। तो दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से हर मराठा के अंदर हिंदवी स्वराज की आग लग चुकी थी। जल्द ही इस आग से मराठे औरंगजेब की महाराष्ट्र में कब्र खोदने वाले थे। और अगस्त सन 1689 को अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए सह्याद्री के वीर मराठों ने औरंगजेब को महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर घेर लिया। और हर हर महादेव की गूंज के साथ संताजी घोर पड़े और गिने चुने चंद मराठा सैनिकों ने औरंगजेब की लाखों की सेना पर चढ़ाई कर दी। वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े ने अपनी खूनी तलवार से मुगल सैनिकों के मुंड काट दिए। मुगल छावनी में घुसकर मराठों ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि हजारों मुगल सैनिकों को काटकर मौत के घाट उतार दिया। मराठों के हाथों हो रही मुगलों की ऐसी भयानक मौत देखकर औरंगजेब का दिमाग ही रास्ते से फिर गया और जान बचाने के लिए वो कायर औरंगजेब उसी क्षण युद्ध छोड़कर भाग गया। औरंगजेब का नसीब अच्छा था कि वो भागने में सफल रहा, नहीं तो मराठे उसे वहीं काटकर जिंदा जमीन में दफना देते। इस युद्ध में भले ही औरंगजेब की जान बच गई, पर पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत लुट गई। मराठे यही नहीं रुके, उन्होंने मुगल छावनी के ऊपर के 2 सोने के कलश काटकर पूरी मुगल छावनी को तबाह कर दिया। जिस औरंगजेब की क्रूरता और कट्टरता के कारण पूरे हिंदुस्तान के राजे महाराजे थर थर कांपने लगते थे, उसी औरंगजेब को मराठों की खौफनाक सेना ने
दौड़ा दौड़ा के मारा। तुलापुर में हुई शर्मनाक हार से औरंगजेब पूरी तरह टूट चुका था। इसलिए मराठों से बदला लेने के लिए उसने दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर सरदार कासिम खान को आदेश जारी किया। अब कासिम खान ने संताजी घोरपड़े को पकड़ने के लिए कर्नाटक के तलाकू गांव में एक मजबूत घेरा बनाकर मराठों का रास्ता रोक लिया। पर मराठे भी कहां रुकने वाले थे। मराठों ने कासिम खान के इस घेरे को तोड़कर और मुगलों की छाती को चीरकर कर्नाटक के तलाकू गांव में जबरदस्त मारकाट मचा दी। मराठों के अग्नि बाण मुगलों की छाती को चीरते हुए आर पार निकल रहे थे। मुगलों की मौत का यह खूनी मंजर देखकर कासिम खान की धड़कनें तेज हो गई और मराठों के डर से मुगल सेना को लेकर वो दोड्डेरी के किले में जाकर छुप गया। मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने दोड्डेरी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब मराठा सरसेनापति संताजी घोरपड़े ने अपनी चाल चली और किले के दरवाजे को बाहर से बंद करके हजारों मुगल सैनिकों को कैद करके मार डाला। जो भी मुगल सिपाही किले से बाहर आने की कोशिश करते, मराठे बंदूक की गोलियां चलाकर उन्हें मार डालते। एक तरीके से देखा जाए तो मराठे उन्हें तड़पा तड़पा के मार रहे थे। किले के अंदर खाने के लिए कुछ भी ना होने के कारण घोड़े, हाथी, कुत्ते जैसे जानवर मुगलों ने मारकर खाए। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कासिम खान को औरंगजेब ने मराठों को मारने के लिए भेजा था, उसी कासिम ने मराठों के डर से किले के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में मुगलों का ऐसा हाल कभी किसी ने नहीं किया जितना मराठों ने मुगलों का दोड्डेरी के किले में किया। अली मर्दान खान, रुस्तम खान, खुदाबंद खान, हसन अली खान जैसे अनेक ताकतवर योद्धा दिन रात एक करके मराठों का पीछा करते, पर मराठों ने औरंगजेब को नहीं छोड़ा तो भला ये मुगल सरदार मराठों का क्या उखाड़ लेते। उत्तर में उज्जैन से लेकर दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम तक मराठों ने मुगल सेना को काट काट कर ऐसा कत्लेआम मचाया कि दक्खन से मुगल सल्तनत का सफाया कर दिया। इधर औरंगजेब विशालगढ़ को घेरा बनाकर बैठा था, तो उधर मराठों ने बुरहानपुर में घुसकर पूरे शहर को तबाह कर दिया। बुरहानपुर के सूबेदार बैदर बख्त और अली मर्दान खान को पकड़कर मराठों ने उनके शरीर के कपड़े छोड़कर सब कुछ लूट लिया। कहा, रोको इन काफिर मराठों को। उठते बैठते जागते सोते सब तरफ मराठे ही मराठे नजर आते। या अल्लाह, होंगे कामयाब या ऐसे ही लौटना पड़ेगा खाली हाथ। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते औरंगजेब का महाराष्ट्र में दम घुट रहा था, पर मराठे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ना पराजय की चिंता, ना मौत का डर। मराठे सिर्फ एक ही बात जानते, उड़ाने मुगलों के सर। अब बारी थी मुगलों के घर में घुसकर। इसलिए वीर मराठा योद्धा धनाजी जाधव ने 80,000 की मराठा फौज इकट्ठा करके 4 मार्च सन 1706 को गुजरात पर चढ़ाई कर दी। गुजरात के रतनपुर के युद्ध मैदान में धनाजी जाधव ने अपनी तलवार से ऐसा कत्लेआम मचाया कि नर्मदा की बहती धाराएं भी मुगलों के रक्त से लाल पड़ गई। इस घमासान युद्ध में जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते, मराठे उनकी गर्दन काटकर सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों के खूनी तलवार से कट चुकी थी। अनेक जिहादी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। कुछ नर्मदा नदी में कूद गए और बाकी बची हुई मुगल सेना को मराठे घसीट कर ले गए। खुद गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान ने मराठा सरसेनापति धनाजी जाधव के पैर पकड़ लिए। इस तरह वीर मराठा योद्धा धनाजी जाधव ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर गुजरात की मुगल सल्तनत को तबाह करके गुजरात में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया। ऐसे ही एक के बाद एक औरंगजेब को दर्दनाक जख्म देकर मराठे उसे तबाह करने पर तुले हुए थे। फ्रेंच इतिहासकार निकोलाउ मानुची, जिसने कुछ साल औरंगजेब के दरबार में नौकरी की, इसी के साथ दक्षिण में आने के बाद वो छत्रपति शिवाजी महाराज से भी मिला था। ये मानुची लिखता है,
दक्खन में मराठों के खिलाफ उतरने से औरंगजेब के हर साल 1 लाख सैनिक और 3 लाख जानवर मारे जाते थे, जिसमें कुछ मराठों के हाथ, कुछ कीचड़ में डूबकर, कुछ भूख के कारण, तो कुछ नदी में बहकर। इतनी दर्दनाक मौत मुगल सैनिकों को मिल रही थी। मुगलों की ऐसी हालत थी तो जानवरों की तो पूछिए ही मत। बेशकीमती खजाना, ऊंट, घोड़े, हाथी, तोपखाने, जो भी मराठों के हाथों लगता मराठे उसे लूटकर साफ कर देते। मराठों के हाथों कुछ न लगे इसलिए मुगल इसमें से बहुत सी चीजों को जला डालते थे। मराठों के लगातार हमलों से औरंगजेब इतना कंगाल हो चुका था कि कई महीनों से मुगल सैनिकों का पगार नहीं हो रहा था। लगातार मराठों से मार खाने के बाद मुगलों की जीत की उम्मीदें टूट चुकी थी। अगर किसी मुगल सरदार को मराठों से किला हासिल भी करना है तो वो मराठों से हाथ मिला लेता और औरंगजेब से छुपकर मराठों को 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की रकम देता। बदले में मराठे उसे किला सौंप देते। एक तरीके से देखा जाए तो मराठे मुगलों को लूटकर मस्त पैसा बना रहे थे, तो दूसरी तरफ मराठों से हमने किला जीत लिया ऐसे झूठ बोलकर ये मुगल सरदार औरंगजेब को खुश कर देते, पर असल में वो उसे मूर्ख बनाते थे। इतनी बुरी अवस्था मुगल सरदारों की हो चुकी थी। इसके आगे मानोची लिखता है, औरंगजेब ने अपने पूर्वज अकबर, जहांगीर, नूरजहां ने जमाया हुआ सारा खजाना बाहर निकाला और मराठों से युद्ध करते करते खाली कर दिया। इतने पर ही वो रुका नहीं, उसने चांदी के बर्तन तक पिघला दिए। इतिहासकारों के अनुसार मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब ने 40 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। विशालगढ़ के युद्ध अभियान के दौरान 1.5 साल से मुगल सैनिक बिना तनख्वाह के काम कर रहे थे। वो बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खान हर साल औरंगजेब को 14 लाख रुपए टैक्स देता था। उसी में किसी तरह औरंगजेब का खाने पीने का गुजारा हो रहा था। लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि मराठों से लड़ते लड़ते वो आखिर में बुढ़ा हो गया, परंतु हार और बर्बादी के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। बढ़ती उम्र के साथ साथ औरंगजेब का चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। दांत गिर जाने से उसके गालों में गड्ढे पड़ गए थे। यदि कोई व्यक्ति जिसने औरंगजेब को पहले कभी नहीं देखा हो तो उसे अकेले में देखकर मुर्दा समझने की गलती करता था। इतना बुरा हाल उसके शरीर का हो चुका था। औरंगजेब की मौत पर रोने के लिए उसके नजदीक का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। अपने बाप और भाई को तो उसने खुद ही मरवा डाला था। इसके अलावा उसकी 3 बेगमें, 2 बेटे तथा नाती पोती, बहन बेटी सभी की मृत्यु इसकी आंखों के सामने हो चुकी थी। अपने ही किए हुए पापों की शिक्षा उसे जिंदा रहते मिल चुकी थी। अब औरंगजेब की मृत्यु का समय निकट आ चुका था, इसलिए मरने से पहले वो एक बार दिल्ली जाना चाहता था। पर जैसे ही मराठों को पता चला कि औरंगजेब बीमार है और दिल्ली जाना चाहता है, तो मराठों ने तुरंत अहमदनगर को चारों ओर से घेरकर मुगल प्रदेशों में लूटपाट मचा दी। इसी बीच औरंगजेब भयानक दर्द और पीड़ा से गुजर रहा था, पर मराठों के कारण उसे इलाज मिलना भी संभव ना हो पाया और 3 मार्च सन 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में वो नीच औरंगजेब तड़प तड़प के मर गया और हिंदुस्तान का बादशाह बनने का उसका सपना उसी की कब्र के साथ दफन हो गया। पढ़ लेना कभी औरंगजेब का मृत्यु पत्र, सिर्फ एक ही हिंदू राजा का नाम आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य।